everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science and Classes. आज मैं आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड में पूछे जाने इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के बता रहे हैं आपको। बोर्ड में आएगा, पक्का है, ये बोर्ड में आएगा आपको। इसको आपने याद कर लिया तो ये बोर्ड में एकदम पक्का है, 100% आने वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसको मैं एनसीईआरटी का ही है ये सब। केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला आ रहा है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का क्या है नियम? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर या किसी निश्चित ताप पर जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। P बराबर आ जाएगा x इंटू पी नॉट। P बराबर x इंटू पी नॉट, और यह दिया जाए विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है। दिया जाएगा आपका P नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू n प्लस कैपिटल n। इस पे आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व आप कर सकते हैं आप, ठीक है। पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक है ये, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, वाष्प दाब, ठीक है। और पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। और एन क्या है? विलय के मोल, विलय के मोल है, विलय के मोल। और कैपिटल एन क्या है? विलायक का मोल है, ओके, ठीक है। तो इन दोनों पर इंपॉर्टेंट सवाल आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इन दोनों पे आपके इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं और इसको सॉल्व कर लोगे। राउल्ट का नियम याद ही हो गया कि किसी विलायक में जब कोई हम वैद्युत अनअपघट्य अवाष्पशील घोलते हैं तो विलयन में जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको नोट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसको में दोनों में सवाल आता है हमेशा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे मैं स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट आपको बता दे रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट आ जा रहा है, 2026 से संबंधित है ये, 2026 का ही सब पॉइंट है आपका, 2026 के ही पॉइंट है, उसी से रिलेटेड है। 2026 में आएंगे, आप इसको याद कर लीजिए। अगर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपके जरूर आएंगे यूपी बोर्ड में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर होते हैं आपके, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 पेपर आते हैं। तो आपकी क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं जहाँ से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो जरूर आ जाएगा। आप उससे सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, और कमेंट्स करिए हाँ ये सर सवाल आया। अगला है आपका फैराडे का प्रथम नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ फैराडे लॉ, ठीक है। ये नियम क्या कहता है? ये भी नियम बहुत ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इस नियम के अनुसार जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जब किसी इलेक्ट्रोड पर, जब किसी इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है क्या आपको मान लीजिए, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड
इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में जब किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ या तो जमा हो रहे हैं या तो जमा हो रहे हैं, यहाँ पे या तो जमा हो रहा है, आपका जमा होता चला जा रहा है, यानी जमे का निशान ऐसा होगा, डिपॉजिट होता चला जा रहा है, या फिर इलेक्ट्रोड से डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है, या तो जमा होता चला जा रहा है नहीं तो डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। तो होता चला जा रहा है तो ये पदार्थ जो है आवेश के समानुपाती होता है, बहने वाला जो आवेश है उसके समानुपाती होता है, यानी W समानुपाती आपका Q ये होता है, W समानुपाती Q। तो आपका होगा इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में जब किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा होता है या खत्म लॉस होता है तो वह पदार्थ आवेश के समानुपाती होता है, बहने वाले आवेश के समानुपाती होता है, W समानुपाती Q। तो आप Q हटाते हैं तो यहाँ पे Z आ जाता है, Z इंटू Q, ये फॉर्मूला आता है। Z क्या है? रासायनिक तुल्यांक। W आपकी पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, और Q क्या है? आवेश है, बहने वाला आवेश, जो भी आवेश उत्पन्न हो रहा है उसके डायरेक्टली है ये, ठीक है। यानी जितना पदार्थ आपका जमा होगा उतना ही ज़्यादा आवेश होगा, और जितना पदार्थ या लॉस हो रहा होगा तो उतना ही ज़्यादा उसका आवेश कम होगा। आवेश कम होगा तो ये लॉस होता चला जा रहा है, और ये बढ़ता चला जा रहा है तो उसका विमान बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आवेश की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा। Z आपका रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे आप, ये एनसीईआरटी में पूछा गया, आप में से ये फार्मूला नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। पदार्थ की मात्रा है आवेश की समानुपाती, यानी पदार्थ अगर अधिक प्राप्त हो रहा है तो कि आवेश ज़्यादा है, इसका मतलब डायरेक्टली का मतलब यही हुआ, ठीक है। इसको आप नोट कर लोगे, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, जो पूछा गया है, सक्रिय ऊर्जा क्या है? ये 1 नंबर में आपका आता है। सक्रिय ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? क्या है? एक व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या? सक्रिय ऊर्जा क्या है? तो आप एक लाइन की ये भी डेफिनेशन है, किसी भी रासायनिक अक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई रिएक्शन है तो उसको आप स्टार्ट कर रहे हो तो जो आपकी न्यूनतम ऊर्जा खर्च हो रही है उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं आपको, जैसे मैच बॉक्स, माचिस की तीली, मैच बॉक्स यानी माचिस की तीली हम जलाते हैं उसको, तो जितनी हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है न्यूनतम ऊर्जा, और तीली जलने लगती है तो वह उसको हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। फिर जब तीली जलने लगती है तो वो जलती रहती है, फिर हमें ऊर्जा की देने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो जलना प्रारंभ करती है तो जलती जलती बहुत तो एक तीली कहा जाता है कि पूरे संसार को आग लगा सकती है, ठीक है। बस उसके लिए हमें न्यूनतम एक एनर्जी चाहिए, एनर्जी जो दे रहे हैं आप न्यूनतम होगी, और फिर उसके बाद तो वो जलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सक्रिय ऊर्जा हो जाएगी। ये पूछा जाता है आपका रासायनिक बलगति में है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? सक्रिय ऊर्जा क्या है? तो किसी भी रासायनिक क्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है जिसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसे हम आप ये से डिनोट करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी आप ये से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका इस पर सवाल में हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं सक्रिय ऊर्जा पे सवाल आया है। ये बराबर NF/P पर NF फैराडे और माइनस होगा FT करके। इस पर एक्टिवेशन एनर्जी पे सवाल हम पीछे बता चुके हैं, उसको आप लगा सकते हो।
वीडियो देख सकते हो आप पीछे एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल बताया, ये आता है इस पर न्यूमेरिकल, पीछे वीडियो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको कह रहा है अपक्रिया की दर उसकी, एक और सवाल है अपक्रिया की दर, प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया, तृतीय कोट की अपक्रिया, कब कभी पूछी जाती है, उसके फार्मूले भी आते हैं तो उनको बता देगा। इससे पहले अपक्रिया की दर एक लाइन में है, अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर या इसे आप बोलेंगे वेग, ठीक है, अपक्रिया की दर या वेग। तो अपक्रिया की दर या वेग किसे कह रहे हैं, तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अणु, भाग लेने वाले क्या भाग है, अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, इसे हम अपक्रिया की वेग या दर कहते हैं। तो जैसे हम अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती रहती है, इसकी सांद्रता बढ़ती रहती, इसकी सांद्रता ए है और बी में चेंज हुआ, तो इसकी दर आप बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, अभिकारक घटता चला जाता है, ये घटता चला जाता है और ये बढ़ता चला जाता है, ये घटेगा और ये बढ़ेगा, ये घटता यानी अभिकारक आप देते रहते हैं, उत्पाद बनता रहता है, तो इसकी सांद्रता घटती रहती है, इसकी सांद्रता बढ़ती रहती है। ये मतलब अपक्रिया का दर अपक्रिया सांद्रताओं से ज्ञात किया जाता है। आपने ये अभिकारक लेते जाएंगे, अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी, या आप लेते जा रहे हैं और इसकी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी, तो ये अपक्रिया का वेग है, जिससे हम सांद्रता से इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, अपक्रिया का वेग या दर, ठीक है, सांद्रता से इसकी सांद्रता आप बढ़ा रहे हैं तो इसकी मात्रा बढ़ती घटती चली जाएगी, इसकी सांद्रता बढ़ती है, उत्पाद बढ़ता चला जाएगा। तो डेफिनेशन, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या को अपक्रिया की दर या सांद्रता कहते हैं, दर या वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शून्य कोट की अपक्रिया अपक्रिया की कोटि भी आ सकता है, ये क्वेश्चन है अपक्रिया की कोटि। दूसरा क्वेश्चन आपका प्रथम कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया और इसमें शून्य कोट की अपक्रिया भी आ जाएगी, शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया और द्वितीय कोट की अपक्रिया, ये सारी अपक्रियाएं आती हैं। द्वितीय कोट की अपक्रिया, तो अपक्रिया की कोटि से पहले समझेंगे। तो अपक्रिया की कोटि क्या है, तो किसी रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारकों की सांद्रताओं का घात का योग होती है, अपक्रियाओं की सांद्रताओं के घातों का योग होती है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये बना कैपिटल ए की सांद्रता x और कैपिटल बी की सांद्रता y, तो आप ये हो जाएगा x प्लस y क्या हो जाएगी, अपक्रिया की कोटि। तो अपक्रिया की कोटि आप समझ गए कि अपक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों की सांद्रताओं का योग होती है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। सांद्रताओं का योग अपक्रिया की कोटि कहलाता है, याद कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने दिखा दिया, ये x प्लस वाई यानी 1 प्लस 1 है तो 2 कोट की अपक्रिया, इसकी 0 है, 0 प्लस 1 तो 1 कोट की अपक्रिया, सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रही है तो शून्य कोट की अपक्रिया। इसका एक पता दे रहा है, शून्य कोट की अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया प्रथम और शून्य कोट की अपक्रिया क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों की वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रताओं की पर निर्भर नहीं करता है, उत्पाद की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे, इसका H2 प्लस Cl2 और ये बन जाएगा आपका 2HC, तो ये H2 यानी H2 प्लस Cl2 2H है, कारकों की सांद्रताओं के पर निर्भर नहीं करती है, उत्पादों की सांद्रताओं पर।
या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। H2 0 और Cl2 0। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। ये शून्य कोट का अभिक्रिया का उदाहरण पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। H2 + Cl2 2HCl बन गया, सांद्रता 0। प्रथम कोट की अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाएगा N2 अमोनिया गैस का आ जाएगा N2 + 3H2 और ये बन जाएगा 2NH3। यहाँ पर N2 की सांद्रता हो जाएगी प्लस H2 की सांद्रता कुछ ना कुछ होगी 1 1, तो 1 इसकी 0 सांद्रताओं की घात के समानुपाती, तो इसकी 1 आ जाएगी 1 कोट की अभिक्रिया। तो ये हो जाएगी प्रथम कोट की अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया की दर प्रथम घात के समानुपाती होगी। ठीक है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया और इसका द्वितीय कोट की इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारक के द्वितीय घात के समानुपाती होती है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे कि अभिक्रिया की दर अगर अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं कर रही है तो शून्य कोट की अभिक्रिया। अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है तो प्रथम कोट की अभिक्रिया। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होती है तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है। और ये एग्जाम्पल नोट कर लेंगे और इसका अभिक्रिया की कोट का एग्जाम्पल भी बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला कह रहा है आपको, अगला कह रहा है हाँ, अगला मैं बता दे रहा हूँ आपको। प्रथम कोट की अभिक्रिया पे सवाल आते हैं न्यूमेरिकल, वो वाले प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो न्यूमेरिकल आता है उस पर आता है आपका K = 2.303 अपॉन T½ log 10 A/A-x। इस पे न्यूमेरिकल आता है, आया है पहले भी और ये पूछा भी जाता है इस पे न्यूमेरिकल, इस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही है। इस पे न्यूमेरिकल आया, इस पे आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो। ठीक है, लगा लेंगे। ओके, TF और दाइकाल है और एक फार्मूला और मिल रहा है TF का दाइकाल TF इसको भी आप लगा सकते हो 0.693 अपॉन K। K क्या है? पेज स्थान है। TF और हाफ लाइफ और K क्या आपका बेग स्थिरांक बेग और ये प्रारंभिक सांद्रता और A-x अंतिम सांद्रता। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए, फार्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका समन्वय यौगिक या उपसंयोजक यौगिक क्या है? यौगिक क्या है या संकुल यौगिक जिसे बोलेंगे आप। संकुल यौगिक क्या है? संकुल यौगिक क्या है? ठीक है, उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक किसे कहते हैं, ये भी आया 1 नंबर में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल इसमें IPC नाम इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। तो इस प्रकार के यौगिक में जो विलयन अवस्था में और सामान्य अवस्था में, यानी अपनी जनरल कंडीशन में और जब उन्हें एक्वस सोल्यूशन में घोला जा रहा है, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उन्हें हम उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। वो जैसे ठोस अवस्था में रहते हैं उस प्रकार ही विलयन अवस्था में भी पाए जाते हैं उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ,
K4FeCN का 4, ठीक है। ये कैसा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। क्यों? क्योंकि ये ठोस अवस्था और विलीन अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, तो इस उपसस्यक यौगिक कहते हैं, ठीक है, याद कर लेंगे। इसका आईपीसी नाम, उसका आईपीसी नाम देख लेंगे आप। इसमें आईपीसी नाम आपके इंपॉर्टेंट है, आएंगे। आईपीसी नाम का हम एक दिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यही हो रहा है, इसका आईपीसी नाम आपको कर लेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, लिगेंड ध्यान रखना है। इसका जो रूल है, केंद्रीय धातु किसे कहते हैं, लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, ठीक है। केंद्रीय धातु क्या है, तो केंद्रीय धातु उपसस्यक यौगिक में लिगेंड से चारों तरफ से घिरे रहते हैं, उसे हम केंद्रीय धातु कहते हैं, जो आयन बनाते हैं, ठीक है, जो आयन बनाते हैं और लिगेंड से चारों तरफ से घिरे रहते हैं, उसे हम केंद्रीय धातु कहते हैं। ये टी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। ये केंद्रीय धातु आयन हो गया। लिगेंड किसे कहते हैं, तो लिगेंड वो होता है जो